चुके हैं हम, आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है और उनका काम बोलता है, उनका काम दिखता है। जब हम बात करते हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद की, तो अगर आप गूगल पे भी लिखेंगे ना ये वर्ड, तो जिनका फेस आएगा, जिनका नाम आएगा, उनको आज हमने शो में बुलाया है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड कि उन्होंने अपने इतनी बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा वक्त निकाला हमारे लिए। आज हम उनसे सवालात करेंगे, उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद हाजिम बैंगबोर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया यहाँ पे तशरीफ़ लाने का। और मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि जो आपका एक सफ़र है असिस्टेंट कमिश्नर तक का, ये कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या स्ट्रगल्स आए, क्या पैशन था इसके पीछे? ये काफ़ी लंबा सफ़र था एक्चुअली। इट स्टार्टेड 19 की एज में। एक्चुअली मैं स्टूडेंट था, अपनी फैशन मार्केटिंग LLB कर रहा था। तो माय बैकग्राउंड तो अंदाज़ा हो गया कि सेटल्ड, एंड मेरी मॉम और डैड ने बड़ा कमाल का काम किया। फाइनेंशियल कट कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई आपके हम यूनिवर्सिटी भर रहे हैं, रेंट भर रहे हैं, ख़र्चा खुद संभालो। अब मैं क्या करूं? तो जॉब्स ढूंढी, दो जॉब्स। लंदन में स्टूडेंट होके मेरे पास ट्यूब के पैसे नहीं होते थे, तो मैं 4 बस बदल के करता था। कपड़े इंडोर्स नहीं करना चाहता कोई कंपनी को, पर कंपनी से काफ़ी काम कर रहा था। कपड़े तय करना, ये करना, साइट पे यूनिवर्सिटी भी जाना, अपने आप को सपोर्ट करना। फिर साथ जब आप सॉन्ग लिखते हैं और आपसे क्रेडिट्स नहीं लेते हैं, तो आपको अच्छा खासा उसका चेक मिलता है। ठीक है। तो मैं साइड पे म्यूज़िक करती हूँ, उसके फाइनेंस अच्छे थे। तो ये अपने आप को सपोर्ट करते करते किसी ने सुन लिया कुछ गाने, काफ़ी डील्स हो गई। और जब डील्स हुई काफ़ी, मैं ट्रैवल कर रहा था फिर, क्योंकि अब तो जहाँ बस के पैसे नहीं थे, अब मैं फ़र्स्ट क्लास ट्रैवल कर रहा हूँ। लिमोजीन्स हो रही हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, मिशेलिन शेफ़ खाना बना के दे रहे हैं। तो फिर मैं जब टूर कर रहा था, घूम फिर रहा था, मैं पाकिस्तान आया एंड थोड़ा शॉक लगा, क्योंकि मुझे लगा मैं बहुत डिस्कनेक्ट हो गया हूँ। मैं सिर्फ वही देख रहा हूँ जो दिखाया जा रहा है, 5 स्टार होटल, आप सेलिब्रिटी से मिल रहे हो। यहाँ आके तो एक शॉक लगा कि यार अब ये क्या हुआ, लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग है क्या। और ये कितने साल के थे आप उस वक्त? इस वक्त मैं जब मैं आता जाता था, डेफिनेटली मैं पाकिस्तान आता जाता था। ये मैं 7 साल के बाद आया था, और ये होएगा 25 की एज में। 24 या 25 में मैं आया, अपनी डिग्री ख़त्म करके, रैकेट साइन करके, डील साइन करके। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे एक शौक लगा। मैंने कहा भाई वहाँ ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, तुम किस लिए टैक्स पे कर रहे हो, यहाँ ज़रूरत है, जो करना यहाँ करो। वो सेट हैं, वो डेवलप कंट्रीज़ हैं, शायद यहाँ तुम कुछ कर सको। तो फिर इंडिविजुअली करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ आप ज़्यादा एक्सपोजर मिले, ज़्यादा सपोर्ट मिले। तो ऐड चल रहा था कि गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स थे, बड़ी मेहनत की, 4-7 महीने बड़ी मेहनत की पढ़ाई करके, क्योंकि अब तो करना था। और इसलिए भी क्योंकि मुझे बार बार कहा जा रहा था भाई तुम सेट हो, यू आर फाइन, तुम्हारे पास क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, तुम जाओ, तुम सेट हो जाओ, एक और एल्बम निकाल लो, ये डील्स आ रही, तुम क्यों अपने आप को तंग कर रहे हो। और एक चीज़ बार बार रिपीट कर रहे थे मुझे, ये अवाम को, अवाम डंडे की आवाम है और समथिंग, आई डोंट नो हाउ दिस है। ये डेमोक्रेसी का जो एक बेसिकली रूल है कि आप बताएं और आवाम सिर्फ सुने और वही काम करे जो आप ऐसा कुछ कह जाए। एंड उधर कहीं जिद हो गई मुझे कि क्यों मुझे अब कह रहे हैं कि तुम चले जाओ या नहीं रहो, वहाँ जिद हो गई। वो जिद को लेके आज तक यहाँ। अच्छा, ये जो ज़िद थी हाजिम, इसके बारे में प्लीज़ बताइएगा कि ज़िद क्या ये थी कि आप कुछ चेंजेस देखना चाहते थे, या ज़िद ये थी कि आपको किसी ने कहा कि नहीं ज़रूरत या नहीं हो पाएगा? एग्जैक्टली इसके पीछे क्या था? दोनों, ये मिक्सचर था। ये जहाँ मुझे कहते नहीं हो पाएगा या तुम चले जाओ, तुम्हें यहाँ लोगों की, अगर हर कोई यहाँ उठ के चला जाएगा पढ़ा लिखा आदमी, तो तुम खाली हो जाएगा, इसका क्या होगा? अगर हर कोई उठ के चला जाए तो ऐसे तो नहीं हो सकता। और एंड ऑफ द डे जितना भी मैं घूमने सकता हूँ, तो एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी है। मेरी रूट्स तो यही है, मेरा डैड यहाँ का है, तो रूट्स तो यही है। तो कहीं और जाके क्यों सर्व करूँ, यहाँ क्यों नहीं सर्व करूँ? तो ये एक ज़िद्दी जब मुझे कह रहे थे कि नहीं होएगा, चले जाओ, छोड़ दो। और ये बात सिस्टम को चेंज करने की नहीं है, आई एम नॉट ट्राइंग टू चेंज एनीथिंग, पर अगर मेरे होने से अगर एक हाउस होल्ड को एक पेट भर जाता है रात को, या एक गरीब बच्चे का फ्यूचर थोड़ा सेट हो जाता है, या एक मेरी पूरी सर्विस में एक की लाइफ चेंज हो जाती है,
मेरा काम हो गया। आपका काम जो आप करते हैं वो इतना ज़्यादा मशहूर होता है, और अगर हम नॉर्थ नाज़िमाबाद की बात करें, हम कहते हैं ना आज़म के नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन जो लोग आपकी पोजीशन में होते हैं उनको जब वो कोई काम ऐसा करें कि जो साबित करें कि देखिए हम करके दिखा सकते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारे शो के जो है वो इस तरह से आप बताएं ज़रूर हमारे शो के मीडियम से। सो नॉर्थ नाज़िमाबाद में आपने क्या क्या चेंजेस अभी तक किए हैं? अच्छा, अभी तक नॉर्थ नाज़िमाबाद प्राइमरीली मेरे आने से पहले अंडरस्टैंडेबल है कि क्वाइट पॉपुलर था, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बड़ा अच्छा लग रहा था। आई थिंक जहाँ से मैं देख रहा हूँ इट हैज़ इन द पास्ट बिन समव्हाट थोड़ा उसको निगलेक्ट कर दिया है। तो जब मैं आया था काफ़ी चीज़ें चेंज होनी थी। पहली बात इंक्रोच्ड बहुत हुआ है, इंक्रोचमेंट करनी, क्योंकि ये पब्लिक को इनडायरेक्टली डिस्टर्ब करती है। इलीगल जो काम होते हैं कंस्ट्रक्शंस, सफाई वहाँ बिल्कुल नहीं है, रोड की आप हालत देखें, ठीक है। तो जहाँ ये इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट इतना अच्छा लग रहा था, थोड़ा बैकवर्ड्स हो गया। एंड आई थिंक उनके जो एरिया में जो लोग रह रहे हैं दे काइंड ऑफ थोड़ा गिव अप करके बैठ गए। वो थोड़ा गिव अप करके बैठ गए। सो माई थिंग इज के जहाँ लोग कुछ घंटे ऑफिस में देते हैं या 9 to 5, मैं 18 घंटे देता हूँ, उससे ज़्यादा, क्योंकि इतना काम कवर अप करना है मुझे। इतना जो रह गया, अपना तो काम करना ही करना है, पर एक्स्ट्रा कवर अप भी करना है। जो इतने साल जितना टाइम रह गया है वो कवर अप भी करना है कि आप प्रॉस्पेरिटी जल्दी और जल्दी देख सकें। अच्छा, तो ये जो आप प्रॉस्पेरिटी की बात करें, एक्स्ट्रा काम की बात करें, आप इतनी एनर्जी, आप इतना टाइम दे रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक सर्टेन टाइम लाइन में कंप्लीट करेंगे? डिपेंड होता है टाइमलाइन पे कि अगर आप मुझे महीने की बात कर रही हैं तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक महीने में इतना नहीं बन सकता क्योंकि बनने में टाइम लगता है। तो अगर आप बात करती हैं विद इन अ ईयर का स्पैन मुझे मिलता है, आई एम थिंकिंग ऑफ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर की। सैनिटेशन तो आई नीड मैक्सिमम, सफाई करना आसान, उसको मेंटेन करना आई नीड मैक्सिमम मंथ एंड हाफ, एक कॉन्क्रीट सिस्टम बन जाए कि यहाँ सफाई रोज़ होएगी और हर हाल में होनी है। जैसे क्योंकि आप जब एडमिनिस्ट्रेटर हो एज एन असिस्टेंट कमिश्नर, ये आपका घर है, बिल्कुल आपको अपने घर के जो लोग उनका ख्याल रखना है, आपको उनकी सफाई का, प्राइस का, हर चीज़ का ख्याल रखना होता है। आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज नॉर्थ नाज़िमाबाद इन अ वे इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी पब्लिक में रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मंथ एंड हाफ आप बोल दें कि सफाई का एक सिस्टम, और ये सब काफ़ी चीज़ें मैं शेयर नहीं करता, ट्वीट नहीं करता हूँ, पर जो भी नाज़िमाबाद में होगा, नॉर्थ नाज़िमाबाद आज सुबह वहाँ बड़ी सफाई हो रही है क्योंकि आज फ्राइडे प्रेयर्स होती हैं, इन्हें आपको रिस्पेक्टफुल होता है क्योंकि काफ़ी लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो एरिया थोड़ा साफ़ होए। प्राइस चेकिंग पे आई एम वेरी हैंड्स ऑन, मैं तो खुद डायरेक्टली बात करता हूँ पब्लिक से कि बताओ कहाँ आपको तंग किया जा रहा है, प्राइसेस ज़्यादा है, मुझे आप बताएं। और उसमें क्या क्या इश्यूज निकल रहे होते हैं? प्राइसिंग होती है, प्लास्टिक को समहाउ कंट्रोल करना और बैन कर देना for the future of the country or the world, you know, थोड़ा कार्बन फुट थोड़ा कम हो जाए। So there are multiple things. Theft भी एक चीज़ है जो indirectly होता, तो ये पुलिस इन्फोर्सर्स का काम है। पर इफ़ अगर एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से कोई आपके एरिया को आप ऐसा बना दें, लाइट होए ज़्यादा, लोग ज़्यादा होएं, वो भी एक रीइंफोर्स कर देता सिक्योरिटी पर्पसेस। तो जो मेरी मेन एम है इस वक्त बाय द एंड ऑफ फेब्रुअरी, ये तो मार्च के, मैं ये कह रहे हैं ना कराची सिटी ऑफ लाइट्स, मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद सिटी ऑफ लाइट्स करना चाहता हूँ। ओह वाओ, हम देखेंगे। ये फरवरी के एंड तक ये फुल टारगेट है मेरा। सिटी ऑफ लाइट्स नॉर्थ नाज़िमाबाद को ही करूँगा मैं, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद। और बाकी जो मैंने अपने आप को एक टारगेट दिए हैं, कुछ मंथ वाइज हैं, कुछ ईयर वाइज हैं, तो डिपेंडिंग ऑन दैट। तो अगर ईयर वाइज लेट्स जस्ट इमेजिन कि आप हैं असिस्टेंट कमिश्नर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, ऐसी कौन सी पहली चीज़ है जो आपके दिल से निकलती है कि आप कहते हैं काश मैं ये सबसे पहले करूँ? To be honest, I don't see myself in that position. मैंने कभी आपको, because I didn't come here to be a prime minister or a mayor. वो सोच के that is no, responsibility. It's a huge responsibility. और जो कर रहे हैं आप, I assure you, easy काम नहीं है, बिल्कुल easy काम नहीं है। लोग तो कुछ तस्वीरें देखते हैं प्राइम मिनिस्टर्स की या मेयर्स की या इनकी, और लगता है ओ ये काम आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे वो काम बड़ा चैलेंजिंग लगता है, तो मैं अपने आप को उस पोस्ट पे नहीं देख सकता हूँ अभी, तो बिल्कुल भी नहीं, और आई डोंट थिंक इन द फ्यूचर इवन। बट अगर आप फॉर एग्जांपल पूछ रहे हैं कि if there was this one thing जिसमें कोई ifs और buts नहीं हो और आप कर सके, वो चेंज ला सके, अगर एक होता, अगर सिर्फ एक होता, मुश्किल एक, आप तीन बता दीजिए, नो प्रॉब्लम, तीन बता दीजिए।
प्राइस कंट्रोल, ठीक है, मेन पे प्राइस कंट्रोल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सही, एंड एजुकेशन। एजुकेशन बिकॉज आप किसी गरीब को खाना तो दे सकते हो, पर अगर आप उसको सिखाओ कि अपना खाना वो खुद कैसे बनाए, वो गरीब से एक रिस्पेक्टफुल सिटीजन बन जाता है। बिल्कुल। तो ये 3 चीज़ें मेरी ठीक है। सो एजुकेशन में आप क्या देखते हैं कि जो लोग ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, प्रिविलेज नहीं होते और उनको एजुकेशन हासिल करनी है, तो क्या इसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए या कोई एक ऐसी कम्युनिटी बननी चाहिए? व्हाट इज़ द वे आउट? सी इट्स अ डबल एंटांजल। इसमें आप पब्लिक को दे हैव टू वर्क टुगेदर, एक हाथ से ताली नहीं बचती है। तो यहाँ इतने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं। गवर्नमेंट, मैं अपनी अगर बात करूँ नॉर्थ नाज़िराबाद की, वी हैव गवर्नमेंट स्कूल्स जो वेरी प्रोग्रेसिव है, वेरी गुड है। वो एक्चुअली चेंज कर देते हैं। जब कहते हैं ना गवर्नमेंट स्कूल, उनको गंदे तरीके से देखा जाता है या नेगेटिव तरीके में, हमारे पास इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने प्रोग्रेसिव हैं, पर सैडली पब्लिक कभी कभी अपने बच्चों को खुद नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा छोटी उम्र में कमाए। तो कभी कभी मैं क्या करता हूँ, कुछ बच्चे जो मिलते हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनको मैं इन्हीं स्कूल में इनरोल कर देता हूँ। तो जहाँ मुझे फ़ीस देनी होती, मैं उनके माँ बाप को पैसे दे देता हूँ, और सैलरी एक परसेंटेज जो पैसे देते फिर भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। अब आप किसी को ज़बरदस्ती तो कि नहीं हो सकता। तो आप कभी कभी प्लेटफॉर्म होता भी है, पब्लिक को यूटिलाइज खुद नहीं करती है। सही सही। आप इतना ज़्यादा पब्लिक से खुद इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, हम लोग देख रहे होते हैं, उस इंटरेक्शन में कोई ऐसी चीज़ आपको पता चली जो आपने कहा हो कि मैं चेंजेस लाना चाहता था लेकिन ये चेंज मैंने सोचा नहीं था और वो पब्लिक ने आपको बताया? समथिंग दैट वाज अ सरप्राइज फॉर यू, कि ये तो आपको पता ही नहीं था। समथिंग वाज सरप्राइज। काफ़ी कमिंग टू अ न्यू एरिया, जब आपकी एक लोकेशन होती है, आपको काफ़ी जगहों का नहीं पता होता है, वो आपसे एक ओवरशैडो हो जाती। तो काफ़ी जगह थी जो मुझे नहीं पता था, काफ़ी नए कॉन्सेप्ट्स भी थे। बिल्कुल यहाँ काफ़ी हमारे पास ब्लाइंड अमेजिंग ब्लाइंड टीचर्स हैं, ब्लाइंड लोग हैं, दे आर फिनोमिनल टीचर्स, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो ये मेरे अटेंशन में कुछ दिनों पहले कुछ लोग आए थे, कुछ माजूर डिफरेंटली एबल्ड, नॉट डिसेबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड लोग आए थे। तो वो आए थे एंड दे आर रिमार्केबल, एंड ये मेरे अटेंशन में आया था दैट दे कैन प्ले, बिकॉज उनके लिए ऑप्शन आप कम छोड़ देते हो। आप एक ही ऑप्शन छोड़ते हो, या ये भीख मांगे रोड पे हुए। That's not fair. मेरे होते तो I'm not going to agree to that. तो इनको situations में लगा देना where they can be productive for themselves and be an example for दूसरे लोगों के लिए भी जो differently abled हैं, ये highlight किया था। and एक fantastic मोहम्मद आए थे मेरे ऑफिस, and he is differently abled and वो remarkable teacher भी हैं, अच्छा करते हैं। तो ये मेरे अटेंशन में आया था, and that's something I was like, this is we can do something about this. Wonderful, wonderful. हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मिसेस अली है नॉर्थ नाज़िमाबाद से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक। मिसेस अली, आप क्या कहना चाहेंगी नॉर्थ नाज़िमाबाद के बारे में एंड सर हाजिम के बारे में? जी, आज तो बहुत खुशी हो रही है इनको देखकर कि हमने इनको देखा था, ये पीछे शायरा नूरजहां के ऊपर काम करवा रहे थे, तो हम जब गुजर रहे थे तो हमने इन्हें देखा था अपनी गाड़ी में से। बहुत अच्छी बात है कि एक पहली दफा कोई ऐसा इंसान हमारे नॉर्थ नाज़िमाबाद का कमिश्नर बना है जो उसको देख भी रहा है, काम भी कर रहा है। हमारे जो रोड्स हैं वो सारी खराब हो चुकी हैं। पिछले दिनों में एक हादसा भी हुआ था जब बारिश हुई थी, एक मोटरसाइकिल वाला अपनी वाइफ और बच्चे के साथ उसमें गिर गया था, और वो बच्चा जो है वो छोटा सा बच्चा था, वो मर गया था। तो मैं तो इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप जो है वो रोड्स के ऊपर और जो है ये नालों की सफाई और इनके ऊपर काम करवाएं। हमें बहुत जरूरत है। नॉर्थ नाज़िमाबाद अब से 20 साल पहले जो है वो इतना खूबसूरत हुआ करता था, अब तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। प्लीज इनसे रिक्वेस्ट करें कि ये जल्दी जल्दी वहाँ के सारे काम करवा दें। अभी करते हैं रिक्वेस्ट, अभी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सर, इस बार जब आएंगी बारिशें तो क्या वेनिस तो नहीं बन जाएगा दोबारा से? नहीं, फुल कोशिश है, ये वेनिस बिल्कुल नहीं बनेगा। और लास्ट टाइम जब बारिश हुई थी उस वक्त मैं असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू था, सेंट्रल में ही था जी, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू। और ये जो बात बता रही थी जो एक बच्चा ड्राउन हो गया, ये मुझे बिल्कुल, उस वक्त मैं असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद का नहीं था पर मुझे याद है क्योंकि हमें लोकेशन पे आता, मुझे लोकेशन मंगाया गया था, काफ़ी हमारा खुद अपना डीसी लोकेशन पे आया था। ये एक हादसा हुआ था, बड़ा अनफॉर्चुनेट था। एक मदर और उसका बच्चा अफेक्ट हुए थे, डूब गए थे, एंड बहुत अनफॉर्चुनेट था। पर उस वक्त ये मेरे अंडर नहीं था। सो बट स्टिल दिस टाइम अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा फोकस किया जा रहा है।
चेंजेस लाया जा रहा है। आप काफ़ी कंस्ट्रक्शन देख रहे होंगे, काफ़ी जगह जगह पे हो रही हैं जहाँ से कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, वाटर प्लानिंग के साथ हो रहा है। मैं खड़े होकर खुद देखता हूँ कि इसका ड्रेनेज कहाँ जा रहा है, कहीं रुक तो नहीं जाएगा। अच्छा, यहाँ जहाँ ये जा रहा है वहाँ कोई कचरा तो नहीं आके फेंकता है? भाई अभी से कचरे का ख्याल रखो कि वहाँ कोई कचरा नहीं फेंके। तो मैं ए से लेके जी तक उसका फुल चेक करता रहता हूँ। वाह वाह। मल्टीपल, बिकॉज फ़ायदा नहीं, मैंने लगा तो दिया है पर इसका अगर कुछ बेनिफिट ही दिखाने के लगाया, क्या फ़ायदा था फिर? सही सही। तो ऑब्वियसली तो एक एक मैं खड़े होकर खुद देखता हूँ, इसमें ये होल थोड़ा कम, इसमें पानी निकलेगा, अगर कुछ कचरा फेंकी तो रुक जाएगा, और करो इसको, और डीप करो उसको, और स्ट्रेच करो। तो मैं खुद आर्किटेक्ट भी बन जाता हूँ कभी कभी। और सर आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए काम, ये जो हम बारिशों के लिए? आई कैन नॉट से कि 100% कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उनका अपना टाइम होता है कॉन्ट्रैक्टर्स का। दे टेक टाइम, मटेरियल सेट करना, बीच में और रुकावटें आ जाती, कभी कभी पब्लिक जैसे कभी डैमेज कर देती है, वो रोड क्रॉस करती ख़राब कर देती है। आई कैन नॉट से कि विद इन अ ईयर ये बिल्कुल सब कंप्लीट हो जाएगा, आई विल नॉट क्लेम दैट। इतना कह सकता हूँ कि काफ़ी जो हॉट स्पॉट एरियाज़ हैं वो जो मुझे पता है, ख़ासकर जैसे नागिन चौरंगी होता है और जिस चीज़ की अभी हमारे कॉलर्स बता रहे थे, उनका मुझे पता है, क्योंकि हमने एडवांस में पहले उनको फोकस किया है कि जहाँ ये हो सकता है और जहाँ ये हुआ है लास्ट ईयर से, बिल्कुल बॉटल नेक जो एक आ जाती है जी, तो उनको प्राइम शुरू वहाँ से करवा रहे हैं, ठीक है, और फिर स्प्रेड आउट होंगे। चलें जी, वी आर एक्सट्रीमली होपफुल। और यहाँ पर जो है वो हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आने के बाद आप लोगों की अगर कोई और सवालात है तो ज़रूर कर लीजिए, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। और आई एम एक्सट्रीमली प्राउड के हाजिम साहब जो है वो आए हैं, वक्त निकाला है। हाजिम बैंगबोर, इनसे बहुत सारे सवालात मैंने किए, लेकिन एक सवाल जो मैं इनसे ये वाला करना चाहती हूँ कि जब हम किसी भी इंसान को देखते हैं एक पोजीशन पे, और जब हम देखते हैं कि वो किसी भी प्रिविलेज फैमिली या जिसको हम कहते हैं वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, तो हम कहते हैं इनके लिए तो कोई स्ट्रगल नहीं होगी, सब चीज़ें इतनी आसान होंगी। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी कि सर क्या आपके लिए सारी चीज़ें आसान थी, प्लेट में रख के दी गई थी आपको, क्या स्ट्रगल है आपकी? I'm sorry, इससे मुझे हंसी आती है ऐसे सवाल पे, बिकॉज ये इतना दूर है सच से, कम्प्लीटली ऑपोजिट है। कुछ भी इजी नहीं था, कुछ भी इजी नहीं था फ्रॉम स्टार्ट। जिससे मैंने पहले ही कहा कि मुझे तो माँ बाप ने पहले ही कि खुद करो, और फिर आप मजबूरन खुद करना पड़ता है। उस प्लेटफॉर्म के आने के बाद भी म्यूज़िक में भी बड़े इश्यूज़ होते हैं, एक पॉलिटिकल सिचुएशन होती है म्यूज़िक, इंटरनेशनल म्यूज़िक में। सही है। और जब आप म्यूज़िक रिलीज़ करना चाहते हैं, अब तो माशा से टाइटल मिल गया है कि फर्स्ट पाकिस्तान सिंगर टू बी ऑन इंटरनेशनल चार्ट्स, वहाँ पहुँचते हुए तो इतना आसान नहीं है। टू बी द फर्स्ट म्यूजिक पाकिस्तानी पर्सन टू बी ऑन इंटरनेशनल चार्ट्स, ये आप अंडरस्टैंड करते हो, बिल्कुल ईजी नहीं है। सर्विस पे आने के बाद अभी जो मेन स्ट्रगल थी, वैसे कोई चीज़ नहीं स्ट्रगलफुल नहीं लगी थी, अब हो गई आफ्टर जो भी अब हुआ है, जो मीडिया स्क्रूटनी हो रही है या जो आपको ट्रोलिंग बोलते हैं, रिगार्डलेस, उसने पर्सनल लाइफ को थोड़ा डिफ़िकल्ट कर दिया। बाहर जाना जो बड़ी नॉर्मल चीज़ें होती हैं कि आप अपनी ग्रोसरी करो, नहीं कर सकता। आप रेस्टोरेंट में कहीं खाना खाने जाओ, नहीं कर सकता। लोग फॉलो कर रहे हैं, कैमरा 24 घंटे आपके सामने है, वो एक मुश्किल थोड़ी प्रॉब्लमेटिक कर देता है। पर जो मेन स्ट्रगल, अगर आप सच पूछना चाहें, माफ़ करना, ये मेन स्ट्रगल था। जब आपको अननेसेसरली अनफेयरली कोई टारगेट करे, और किस चीज़ के लिए, व्हाट डिड आई डू, मेहनत की सक्सेस के लिए, ये गलत है क्या? मैंने गरीबों की हेल्प कर रहा हूँ, ये गलत है। मैं अपने टाइम को एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, ये गलत है। जहाँ इबादत की जगह होती हैं उनकी सफाई कराना, मस्जिदों के बाहर गटर बंद कराना, ये गलत है। जो लोग जो ऑर्फन होम्स हैं और जो ओल्ड एज होम्स हैं, उनको जाके खाना देना, उनका ख्याल रखना, ये गलत है। गलत, आई डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग। और फिर इतना स्क्रूटनी करना, इतना तंग करना, उसको फॉरगिव करना स्ट्रगल मेन था। इट वाज हार्ड। जब ये लोग अब माफ़ी मांग रहे हैं, वही सब जो भी कहा, अब वो सब माफ़ी मांग रहे हैं, वो फॉरगिव करना स्ट्रगल मेन था, क्योंकि आप आवाम की हेल्प नहीं कर सकते, आप उस पर गुस्सा हो। बिल्कुल, और ये वो आवाम है जिनके लिए आप काम कर रहे हैं। और जब आगे से ऐसे सुनने को मिले, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हम ना एक वन ट्रैक माइंड है हमारी सोसाइटी का, कि अच्छा जी अगर ये प्रोफेशन है, आदमी को ऐसे बोलना चाहिए, कपड़े पहने, ऐसा होना चाहिए। एंड इफ़ यू आर लार्जर देन लाइफ, अगर आप में वो एनर्जी है जो दूसरों में है,
तो ये चीज़ तो पूरी दुनिया में अच्छी मानी जाती है, जिस पे हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि नहीं ये क्यों ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये क्या इसके पीछे लॉजिक है। तो किस तरह आप जब अफेक्ट होते हैं सर इस चीज़ से, अपने आप को दोबारा से इस वाली फॉरगिवनेस की तरफ कैसे लाते हैं, क्या ऐसा तरीका है? You have to, आप इसको you cannot keep it, आप अपने आप के साथ नहीं रख सकते, ये आपको अंदर ही अंदर तंग करती है। You have to forgive, people will make mistakes, और ये खुद ही जब पब्लिक जब खुद माफ़ी मांग रही हो, इतना प्यार दिखा रही है, तो you have to forgive। एंड जब आप सर्व करने आए हो, मेन स्ट्रगल वही था, पर जब इतना जहाँ इतना प्यार दिखा रहे हैं, इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो उन्होंने मजबूर कर दिया फॉरगिव करने के लिए। बट स्ट्रगल यही था कि पर्सनल लाइफ एक मूवमेंट होती है इंसान की जो वो चली गई है। उसके अलावा प्रोफेशनल तौर पे तो the public is more than supportive. I'm really grateful for my public. मैं हमेशा कहता हूँ God first, public second. Absolutely, That's my motto. तो अच्छा, आपने ये भी शेयर किया था कि आपके पेरेंट्स ने ऑफ कोर्स जैसे ही आपको कहा कि यू नो you're on your own, और उनके ऑफ कोर्स उसके पीछे एक विजन होगी। अब क्या रिएक्शन है उनका, क्या फील करते हैं वो आपकी इन अकम्प्लिशमेंट्स को देखकर? My mom and dad are very they're both very from the professional background and वो stable हैं, तो my mom is not phased, उसको माना कोई सिचुएशन बड़ी या छोटी नहीं लगती है। तो जब मैं कह रहा था ओ यू नो ये इतना हो गया, कहती है हाँ हाँ जब तुम ओपरा पे होगे ना शो पे फिर मुझसे बात करना। तो दिस डजंट, बिकॉज आई थिंक उन दोनों ने काफ़ी ये जरूर देखा होगा एंड ऑल, बट दे आर डेफिनेटली प्राउड, दे आर वेरी सपोर्टिव। बार बार कहते हैं ज़िद्दी हो थे और हो, बिकॉज उन्होंने काफ़ी कहा था कि रिलैक्स करो जाओ, और तुम्हें नहीं किया तुम ज़िद्दी हो। But they're happy. Overall, they're happy. And I think ये ज़िद्दी होना कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए, है ना? अब कॉम्प्लीमेंट हो गया, एडमेंट हैं आप वो काम करने के लिए जो आप करना चाहते थे। अच्छा मुझे ये बताइए, ये आपकी सेकंड पोस्टिंग है, इससे पहले किस तरह से एग्जैक्टली आपने स्टार्ट किया था? तो जब मैंने स्टार्ट किया था, हमारा जैसे प्रोसेस था, एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो प्रोबेशनरी पीरियड होता है जब आपका एसेस किया जाता है। तो आई वाज एट द सिंध सेक्रेटेरिएट, वहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में था। उसके बाद आपकी एकेडमिक ट्रेनिंग होती है और फिर आप फील्ड में जाते हो। तो सेंट्रल में एज ए UT आया था, अंडर ट्रेनिंग आया था, और आई वाज द यंगेस्ट ओवर देयर एंड आई वाज लाख शुक्र है माय सीनियर्स, माय DC से लेके जो सारे असिस्टेंट कमिश्नर्स थे, उन्होंने ये ट्रेन किया मुझे। DC ने, मेरे असिस्टेंट कमिश्नर्स ने, उन्होंने ये ट्रेनिंग दी मुझे। एक आई थिंक इमेज बहुत ऑफ है पब्लिक का कि ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं। मैं तो बाहर से आया, मैं फुल फ्लैज कह सकता हूँ कि सेंट्रल में DC से लेकर हर असिस्टेंट कमिश्नर ने इतना मुझे ग्रूम किया, सपोर्ट किया, एक बात समझाई, ऐसे नहीं ऐसे, पब्लिक को पहले रखो, वो पहले करो। जब मैं UT था उसके बाद काफ़ी जब मैं ट्रेनिंग हो गई थी, और अचानक मैं सेंट्रल में ही असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू था साल के लिए, और इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस के बाद ऑब्वियसली मुझे रिटर्निंग ऑफिसर बनाया था, और इलेक्शंस काफ़ी सीरियस वर्क होता है, बहुत हेक्टिक होता है। मुझे याद है एक्सक्यूज़ मी 4 दिन 3 रातें हम में से कोई नहीं सोया था, कोई नहीं सोया था, एंड वी वर एग्जॉस्टेड, टायर्ड, बट फॉर द पब्लिक हम सब वहाँ थे, अलर्ट थे, काम कर रहे थे। तो कभी कोई आधे घंटे के लिए गाड़ी में सो रहा है, तो कोई ऑफिसर्स, हम ऑफिसर्स की बात कर रहे थे, कोई आधे घंटे वहाँ कुर्सी पे सो गया, आधे घंटे किसी को टाइम नहीं मिल रहा था। उसके बाद जैसे ये सब कवर अप हो गया, उसके बाद दे सॉ कि अब हाँ ही इज़ रेडी, तो अब मुझे जाके असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थम्प्टन लगाया गया। ब्रिलियंट सर। जो पब्लिक होती है ये बड़ी जो है ना, वो आपकी हर एक्शन पे जो है वो नज़र रखती है। सो आपने जितनी भी अकम्प्लिशमेंट्स आपकी हुई हैं वो पब्लिक ने देखी, सराही। मुझे ये बताइएगा कि जब भी कोई काम हल्का सा स्लो होता है या वैसा नहीं हो पाता जो कि प्रॉमिस किया गया होता है, तो आपका ऑफ कोर्स उसके सामने आपकी फेस वैल्यू है, लेकिन कितना बड़ा रोल है आपके लिए जो टीम काम करती है उसका, कि आपको उन लेबर से, आपको उन लोगों से काम करवाना है। सो अगर वो आपकी तरह एनर्जेटिक नहीं है या इतने ज़्यादा कीन नहीं है, तो हाउ डू यू मेक श्योर कि वो ऐसे ही काम करें जैसे आप चाह रहे हैं? Then you have failed. आप खुद फेल हो गए as a bureaucrat, as a officer you have failed, because your job is to motivate people, make sure everybody is doing their work. एक आदमी से काम नहीं होता, and you will see my staff, यहाँ भी होएगा, everywhere I treat my staff like my family, each and every one. चौकीदार से लेकर जिसका भी नाम लें, utmost respect for everyone, because ये सब हैं तो हम हैं, it's an entire hierarchy. इनको मोटिवेट करना वो मेरा काम होता है, and
अगर कोई प्रोसेस स्लो हो रहा है, एक लॉजिकल चीज़ होती है, एज एन असिस्टेंट कमिश्नर और एज एन ऑफिस हमारे पास एक काम नहीं है. वी आर बैलेंसिंग, honestly at this moment I am balancing 50 plus concepts which I have to execute in a week. यहाँ मीटिंग्स होती हैं, यहाँ रिसर्च होती है, यहाँ कितनी चीज़ें हमें चेक करनी होती है, पब्लिक डीलिंग होती है. अब पब्लिक को भी आप एक इंसान को ऑफिस में कितने लोग आ रहे होंगे, आप हर किसी से डील कर रहे हो, एक चीज़ तो नहीं है. जब मल्टीपल थिंग्स, तो उसकी वजह से एक चीज़ थोड़ी स्लो हो रही है. मैं से अपनी लिए बोल सकता हूँ जो मेरे ऑफिस में हो रहा है. आई डोंट नो दूसरे के ऑफिस में क्या हो रहा है. सो इन माई ऑफिस अगर कोई चीज़ स्लो हो रही है, यही वजह होएगी क्योंकि हमारे पास बहुत काम करना है. और मैं कह रहा हूँ 18 आवर्स भी मुझे कम, इसी 18 आवर्स पे हम चले गए हैं. जो मेरा स्टाफ डबल शिफ्ट लेता है. एंड जब मोटिवेशन की बात करती हूँ, जब मैं अपने स्टाफ को कितना कुछ करें, बिलीव यू मी, मैं उनके साथ होता हूँ. वाह. मैं फील्ड में उनके साथ ही खड़ा हुआ हूँ. अगर चीज़ को 3 घंटे लग रहे हैं, मैं 3 घंटे ही खड़ा हुआ हूँ. मैं कभी कुर्सी लेके ऑफिसर बन के नहीं बैठूंगा. 3 घंटे वो खड़े हैं तो मैं उनके साथ ही खड़ा हुआ हूँ. उनको 8 घंटे तो मैं 8 घंटे उनके साथ खड़ा हुआ हूँ. तभी शायद ये हो भी रहा है. मुझे ये बताइए आपकी अपब्रिंगिंग के बारे में अगर हम बात करें, और आपके पेरेंट्स ने आपको ऐसी क्या चीज़ सिखाई है, आपकी फैमिली में किसने आपको ऐसी क्या बात बोली है जो कि आप हमेशा, कभी ऐसा होता है ना कि इंसान मुश्किल में फंसता है और वो कहता है कि नहीं इस चीज़ पे अमल करना है, कोई चीज़ आपके साथ रहती हो, परवरिश का पार्ट आपकी? माय ग्रैंडमदर. योर ग्रैंडमदर? हाँ, वो माय मॉम साइड ऑफ द फैमिली इज इराकी. तो माय ग्रैंडमदर वो हमेशा कुछ ना कुछ कहती थी मुझे. कहती है मत फ़ख्र, घबराओ नहीं, शुफ़ अल क़मर, आप चाँद को देखो. मीनिंग फुटप्रिंट्स ऑन द मून. कि आप जब भी घबरा रहे हो कोई चीज़ है, क्या है, किस चीज़ की टेंशन, क्यों नहीं होएगा, चाँद पे भी फुटप्रिंट है. अगर इंसान चाँद पे पहुंच गया है, फुटप्रिंट्स छोड़ के चला गया है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें तुम नहीं कर सकते हो. वाह. तो ये पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में अटक गई कि इंसान सच में चाँद पे पहुंच गया, फुटप्रिंट्स हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ. ये हो सकता है. तो वो पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों वो बचपन से कहती थी. माय ग्रैंड, अब तो हमारे साथ नहीं, मे गॉड रेस्ट हर सोल. तो वो बस मेरे साथ बात अटक गई है. तो मैं नहीं बोलूँगा मॉम एंड डैड ने ऐसा कुछ कहा था, आई डोंट रिमेंबर. मेरी ग्रैंडमदर की. ग्रैंडमदर ने. और आप अपनी ग्रैंडमदर से क्लोज थे इस तरह से उनसे, यू नो लाइफ क्या है, फिलॉसफी, इस तरह की बातें होती थी उनसे कोई? वो मेरी तरह ही थी. ओह हाँ, अपनी मर्जी की मालिक थी. वेरी प्रोग्रेसिव. आई वाज रेज्ड बाय वेरी प्रोग्रेसिव वुमेन. ऑल माय आंट्स और जो मेरी मॉम, ऑल आंट्स वेरी प्रोग्रेसिव, इंडिपेंडेंट. आई वाज रेज्ड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन. तो जब भी कोई कहता है, आई थिंक मैं कहीं ये पढ़ा था जिसने भी क्या काफ़ी अच्छा ट्वीट किया था, दैट आई वाज नॉट रेज्ड बाय अ वुमन बट अ लायनेस. Wow. That is true. I was raised by strong women, strong, independent figures. My dad, my family. I think वो indirectly वो एक base बन गई थी. Nothing, ऐसा कुछ नहीं था कि जो consciously मुझे बढ़ा कि ऐसा नहीं, ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा. ये by product चल रहे थे. But हाँ, I think वो grandmother की बात हमेशा याद, जब कहते हैं ना कि ये काम नहीं हो सकता आज रात, ये सब टाइम लगेगा, ये नहीं हो सकता, तो वही बात याद आती है. जब चांद पे फुटप्रिंट्स हैं, वो हो गया, ये क्यों नहीं हो सकता. So touching, so तो touching. बस ये वैसे हो जाता था. ठीक है. अच्छा, आपसे हमने इतने सवाल किए आपके काम के बारे में. थोड़ा सा अगर हम आपकी उस किस्म की चीज़ों के बारे में जानना चाहें जो कि हर इंसान की कुछ ना कुछ फेवरेट होती है, तो आपका खाने में ऐसा क्या शौक है जो आप कहते हैं कि बस ये चीज़ होनी चाहिए मेरे सामने, फेवरेट है मेरी? फेवरेट फिश. फिश? मैं फिश का बहुत शौकीन हूँ. पता नहीं क्यों, सी फूड का मेनली, पर फिश का मैं बहुत शौकीन हूँ. फूडी तो मैं हूँ, I'm not gonna deny that, but fish मेरी फेवरेट है. और किसी भी किस्म की फिश, कोई खास फिश, फ्राइड फिश, फिंगर फिश, any specific kind of fish? Any kind of fish, but sushi. Oh, sushi. तो अब मुझे हमें सोचना पड़ता है कि इसका रिएक्शन क्या होएगा. मैंने ये अब बोलेंगे मैं जापानीज भी हो गया हूँ. You know, मुझे आपको पता है बहुत सारे लोग हम शेफ्स को भी कह रहे होते हैं कि सुशी इनको पसंद नहीं है, सिर्फ ऐसे कह रहे हैं कि बस इनको जो है ना बस बताना है कि सुशी पसंद है, तो ऐसा नहीं. मैं शौकीन हूँ सुशी, साशिमी विद वसाबी, सोया सॉस डिप्ड सुशी. पर बिल्कुल फ्राइड फिश भी पसंद है मुझे सब्जी भी पसंद है फिश की. इसके अलावा जो मुझे यहाँ आके बहुत पसंद है, मुझे
बिरयानी बड़ी पसंद है। ओहो, अब आपने सबका दिल जीत लिया दोबारा से। अपने काम करके भी आप जीत ही रहे होते हैं। बिरयानी मुझे पसंद है, चटपटी वाली चिकन बिरयानी, ये मुझे सच में बहुत पसंद है। कोई कराची में ऐसी जगह है जहाँ से आप ऑर्डर करते हैं बिरयानी या किसी जगह की खाते हैं? रेस्टोरेंट्स आई डोंट नो पर से, पर आई कीप टेलिंग माय असिस्टेंट एंड माय स्टाफ, वो मुझे ला के देते हैं। नाम चेक करना होगा, सो आई कैन नेक्स्ट टाइम उनको मैं शाउट आउट भी दूंगा। पर बिरयानी, डेफिनेटली बिरयानी। अच्छा, आपके सिबलिंग्स के साथ किस तरह की अंडरस्टैंडिंग रही है? कितने सिबलिंग्स हैं अगर आप बताना चाहें? हम 3 हैं, मैं, मेरा छोटा भाई, छोटी बहन, सब तीनों अडल्ट हैं। एंड नॉर्मल हाउस होल्ड में होती है, उनके लिए मैं हासिम हूँ। दोनों के साथ इक्वली क्लोज हैं? लड़ाइयाँ किससे ज़्यादा होती हैं? प्यार किससे ज़्यादा होता है? इक्वली लड़ाई दोनों के साथ होती है, प्यार भी दोनों के साथ ही होता है। तो लड़ाई अगर कोई ऐसा होता है कि खास एक ऐसा लेम एक्सक्यूज होता है लड़ाई का बहन भाइयों का जो कि किसी और को समझ नहीं आ सकता, सो एनी लेम लड़ाई डू यू वांट टू शेयर बचपन से लेके अब तक कोई ऐसी? लेम लड़ाई, हमारी सब लड़ाई लेम से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। किसी की कोई बैकबोन है ही नहीं, मूड पे डिपेंड करता है। उसका आज मूड अच्छा नहीं था तो बस लड़ाई हो गई। बट हमारी लड़ाई कोई ऐसी नहीं जो आउट ऑफ कंट्रोल या क्या, मामूली आर्गुमेंट होती है, 10 मिनट के बाद वो ही खी चल रही है। हाँ, तो इससे कोई स्टेडी या नहीं, स्पेशली ना लड़ाई का आपको टाइम कहाँ मिलता है। हाँ, अब वो दोनों लड़ते हैं। नाइस। और आप खुश होते हैं कि चलो मैं एक ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ। मुझे बाद में न्यूज़ मिलती है, ऑडियो फिर मुझे मिलते हैं, अब ये हो गया वो हो गया, मुझे लेट पता चलता है। पहले तो मैं एंजॉय करता था बैठ के, अब लेट मिलती है मुझे न्यूज़। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए, आपने अभी बताया भी था कि इंक्रोचमेंट के इशू पे आप काम कर रहे थे नॉर्थ नाज़िमाबाद में, तो आपको क्या लगता है कि अभी वो पूरा रिजॉल्व हो गया है या फिर उसमें कुछ और स्टेप्स लेने बाकी हैं? होता ऐसे है कि आप एक दफ़ा ऑपरेशन करके आ जाते हो, तो मुझे नहीं पता पास में प्रैक्टिस क्या रही, शायद वो एक ऑपरेशन करके आ जाते हैं तो एक दफ़ा आपने हटा दी, वो दोबारा रख देंगे। सही है। ये आपको रीइंफोर्स करना पड़ता है रिपीटेडली। तो मेरी पॉलिसी ये है, मैं पीछे पड़ जाता हूँ। मैं सुबह भी जाऊँगा, रात भी जाऊँगा, पर आई ऑलवेज हमेशा पे रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, चाचा प्लीज़ आप ये नहीं करें, अंदर रख दें। मुझे फिर मजबूरन, किसी का बिज़नेस है, मैं किसी के बिज़नेस को ख़राब नहीं करने आया हूँ, पर मैं यहाँ पब्लिक को भी डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ, इलीगल काम नहीं होने दूँगा। तो चाचा प्लीज़ इसको अंदर रखें, बाहर नहीं, अगली बार फिर एक्शन लेना पड़ेगा। पहले बड़ा समझाता हूँ, फिर मैं नोटिस करूँगा लीगल में। 3rd टाइम मैं एक्शन लेता हूँ और उसको मैं तब तक रिपीट नहीं करूँगा जब तक मैं हफ्ते के बाद मेरा स्टाफ भी रात को 1 बजे हो, 2 बजे हो और मैं खुद भी जाग रहा हूँ, वो चक्कर मार के देखेगा हाँ सर सामान अंदर ही है। लेकिन सर, जब आप ये करते हैं तो इसमें ऑफ कोर्स देयर इज़ अ प्राइस टू पे फॉर एवरीथिंग वी से, तो इसमें लोगों का तो भला हो रहा है, लोग आपको दुआएं भी दे रहे हैं, लोगों को एक्सपीरियंस भी बेहतर हो रहा है, मगर आई एम श्योर आपको दूसरे किस्म के मसले मसाइल होते होंगे कि आपको कोई थ्रेट्स या ऐसा कुछ होता है कि नहीं दिस इज मुझे कोई थ्रेट, आई वुडंट लाई, मुझे कोई थ्रेट्स नहीं मिले हैं, मुझे कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला है। बिकॉज कुछ होना चाहिए अलॉन्ग द वे कि कुछ मसला है। आई एम क्लियर अक्रॉस द बोर्ड। आई थिंक आप you're doing everything by the book, क्योंकि जो सही तरीका है कि पहले आप कह रहे हैं, आप समझाते हैं, विजिबल है, एवरीथिंग इज विजिबल। कोई चीज़ प्राइवेट मेरी मीटिंग्स हो रही, नथिंग, एवरीथिंग क्लियर ओपन, ये हो रहा है, ये बात है, दे आर विटनेस टू इट। वो खुद कहते हैं सर हाँ हमने गलती की, आई एम सॉरी, हमने आपकी पहली बात मान, वो खुद एग्री कर रहे हैं, वो भी मुझे ट्रबल नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो कोई थ्रेट्स नहीं, ना कोई ब्लैकमेलिंग, नथिंग ऑफ दैट नेचर। And that's wonderful. Yeah, my establishment is very supportive of it as well. Government से लेके everybody support कर रहा है कि everything is fine now. अच्छा, आप डेवलप कंट्री में रहे हैं of course इतने टाइम, और जब वहाँ से आप यहाँ आए आपको शौक लगा एक ऐसे मुल्क में एक काम करना जिसमें बहुत सारी चीज़ें संभालने के लिए आप अपना पाव रख देते हैं और उस पर आप कहते हैं ये भी है, ये भी है, ये भी है। कभी ऐसा नहीं होता कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाए कि यहाँ तो एक मसला निकालता हूँ तो 4 और मसले साथ में आ जाते हैं? बेशक फ्रस्ट्रेशन होती है, but I signed up for this. You knew कि किस चीज़ में आप कदम रखने जा रहे हैं? A lot of stuff I knew, a lot of stuff I did not know. तो डिटेल्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, but जब अप्रोच किया कि ये करना है तो बस करना है, ठीक है। मैंने किसी ने ये तो नहीं कहा था कि आसान होएगा, मुझे किसी ने ये भी नहीं कहा था कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। काम है, अब ऐसा हो या वैसा करना तो है। तो बेशक फ्रस्ट्रेशन होती है, थकावट बहुत होती है डेफिनेटली, पर इट्स वर्क। एंड आपका अगर वर्क, वही मैंने कहा, काफ़ी लोग अपने लिए हर कोई कर लेता है, दैट्स फाइन, पर व्हेन योर वर्क मैसेस के लिए होती है वो एक मोटिवेशन रीइंफोर्स कर देती है।
ओके अच्छा, ये सारा काम जो आप करते हैं सर, ये एक टीम के थ्रू होता है, राइट? आप उनको मोटिवेट करते हैं। आपके लिए ड्रीम टीम क्या है? आप उनको जब भी लोगों को हायर करते हैं, क्या सोच के हायर करते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, और मोटिवेट किस तरह से रखते हैं? मैं हमेशा टेस्ट करता हूँ पहले। कैसे? मैं टेस्ट करता हूँ, ये सीक्रेट्स में नहीं थे कि जो नेक्स्ट टाइम कोई हायर करने आए, इफ एनीबॉडी कम्स फॉर अ जॉब, अब कोई आएगा वो तो क्राइटेरिया चेक करके आएगा इसके बाद। बट आई ऑलवेज टेस्ट देम। अपॉर्चुनिटी मैं हर किसी को देता हूँ। मैं ना कभी कलर देखता हूँ, ना क्रीड देखता हूँ, ना कास्ट देखता हूँ। एज लॉन्ग एज यू आर हियर टू सर्व एंड आपके इंटेंशंस गुड हैं एंड आप अपने लिए एक लिविंग बनाना चाहते हो, ब्लेस यू, अल्लाह आपको और कामयाब करे, एंड आई एम हियर टू सपोर्ट यू। एंड देन आई टेस्ट देम। उनके सामने मैं सिचुएशन थोड़ी थोड़ी रख दूंगा उनको टेस्ट करने के लिए कि कहाँ लीन कर रहे हो आप कोई बैकडोर पे कोई सी उल्टी हरकत तो नहीं कर रहे हो क्या। उसके बाद जब मुझे क्लियर अक्रॉस द बोर्ड आता है तो डबल थम्स अप। एंड ये भी मैं अपने सीनियर से ही सीख रहे हैं। वाह, ये सीनियर से ही सीखा है। और माई ड्रीम टीम इज़ व्हाट आई हैव राइट नाउ। That's wonderful. I'm proud of every person, even the person who goes and gets me a bottle of water. The fact कि वो उनकी फुल कोशिश कि मैं हाइड्रेटेड रहूँ, I'm blessed. That's wonderful. सर, अगर आपकी टीम में से कोई किसी और को कन्वे करना चाहे कि आपकी टीम में होकर उसने ये सीखा है, तो वो एक ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो कॉमन होगी, जो हर आपके टीम मेंबर ने आपसे सीखी है और जो उनको पूरी जिंदगी काम आएगी? Work ethics, number one. Second होएगा I don't know इसको क्या कहते हो तुम्हें, पैशन, जज्बा, पैशन को जज्बा, वो जो ड्राइव है आपकी कुछ करने की। पैशन टुवर्ड्स पीपल ऑल्सो। अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। देखें, गवर्नमेंट तो काफ़ी लोग आते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हर किसी को मिलता है। अब वो कोई भी पब्लिक, जैसे आपको भी बिजनेस पब्लिक प्लेटफॉर्म, हर किसी को पब्लिक प्लेटफॉर्म एक होता है, एक स्टैंडिंग होती है। बीइंग अ ब्यूरोक्रेट एंड जब इतना पब्लिक में सिचुएशंस हैं, somebody has to go out and love people. somebody has to, किसी ना किसी को तो स्टेप अप करना है कि पब्लिक को जाके गले लगाए, बोले डोंट वरी। किसी ना किसी को तो रिलीफ देना, और बाकी भी कर रहे हैं पर उनका मे बी अंदाज अलग है। मेरा थोड़ा हाँ, मैं थोड़ा ओपन है, मैं गले लगा लूँगा, मैं चाचा को बोलूँगा आओ चाचा मेरे साथ चाय पी लो। तो हर किसी, बट somebody has to, क्योंकि एक इमेज भी बन गई। आई थिंक हर कोई थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया, हर कोई लिख रहा है ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। हर कोई ऐसा नहीं है। बिल्कुल, हर कोई ऐसा नहीं, काफ़ी जो अच्छा करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। जैसे मेरे कॉलीग्स हैं, आई कैन वाउच फॉर देम। पर मेरा अंदाज़ थोड़ा अलग है, बिकॉज आई थिंक किसी ना किसी को तो लव करना, जाके दिखाना भी है। बिल्कुल बिल्कुल, बस ये अंदाज़ है। सर, जाने से पहले आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये सबसे हार्ड क्वेश्चन ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द जिस्ट ऑफ एवरीथिंग? Don't judge a book by the cover. Don't judge a book by the cover. आप अपने आप को भी चांस दें, लोगों को भी चांस दें, अपनी सराउंडिंग को भी चांस दें। For the youth and the public, I'm always with them. जहाँ तक मेरी jurisdiction है, North Nazabad, I'll be with them. जब तक मैं आऊँ, I'm there for them. And just to be kind. To be kind with yourself. And आपको ज़रूरत नहीं कि आप गवर्नमेंट में जाएँ। काफ़ी लोगों को लगा आप गवर्नमेंट जाके चेंज करेंगे। गवर्नमेंट से पहले भी मैं काफ़ी चैरिटेबल काम कर रहा था। आज किसी गरीब को खाना दे दें, दैट्स मोर देन इनफ। यू हैव डन योर पार्ट। दिन में एक अच्छा काम कर लो, एक कुछ भी होए, किसी को खाना दे दिया, किसी को मुस्कुरा लिया, किसी से बात कर ली। सेब इज़ नॉट एक्सपेंसिव, किसी को सेब दे दिया। दिन में आप एक अच्छा मामूली अच्छा काम करें, you have done your job, and that is my message. That just do one good thing today. That's it, nothing more. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और आपने जो है वो हमारे शो को ये शर्फ बख्शा और हमने इतना कुछ सीखा है एक ऐसे इंसान से जो ना सिर्फ बात करते हैं बल्कि एक्शन करके दिखाते हैं, काम करके दिखाते हैं। हम अक्सर ये बात बड़ी संजीदगी के साथ कहते हैं कि जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम आवाम की हैसियत से बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं कि जी इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। तो
ये हमारा फ़र्ज़ है कि जब कोई ऐसा इंसान आए जो कि प्रोएक्टिव हो, जो लार्जर देन लाइफ हो, जिसके हम नियत पे शक नहीं कर सकें, जो बोले वो करके दिखाए, तो सराहना उसको बिल्कुल हमारा फ़र्ज़ है। तभी शायद हमें ऐसे और लोग मिलेंगे कि जब हम एक इंसान को मोटिवेट करेंगे तो हमारी किस्मत को हम चेंज कर सकते हैं कि ऐसे और हुक्मरान, ऐसे और हमें लोग जो हैं वो मिलें जो कि हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। और ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद शो का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए द ब्रेकफास्ट शो।